हेलो व्यूअर्स, आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं आयनीय आबंध के सहसंयोजी लक्षण के बारे में। कि जब भी आपका आयनिक बंध उत्पन्न होता है, जब भी आयनिक बंध बनता है धनायन और ऋणायन के बीच में, तब उनके मध्य सहसंयोजी लक्षण कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब आपका आयनिक बंध बनता है, जैसे कि हम बात कर ले, आपका ये पहला परमाणु है ए, जिस पर क्या है धनावेश है, और आपका दूसरा परमाणु है बी, जिस पर क्या है ऋणावेश है। अब यह है धनावेश, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो ये आपस में स्थायी होने के लिए एक दूसरे के समीप आएंगे और क्या बना लेंगे, आयनिक बंध बना लेंगे, और ये हमारा आयनिक बंध बन जाएगा। किंतु याद रखना, इस दुनिया में कोई भी 100% आदर्श नहीं होता है। उसी प्रकार ये जो है, ये जो आपका बंध बन रहा है, ये भी 100% आयनिक नहीं है। इसमें भी थोड़ा ना थोड़ा क्या है, सहसंयोजी लक्षण है। यह जो बंध बन रहा है आयनिक बंध, यह भी 100% इसमें आयनिक लक्षण है कि 100% इसमें आयनिक लक्षण होंगे। इसमें कुछ ना कुछ सहसंयोजी लक्षण भी होंगे। कैसे होंगे, सहसंयोजी लक्षण भी होंगे इस आयनिक बंध में। अब हम देखते हैं इस सहसंयोजी लक्षण को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। देखिए, ये था आपका कौन सा परमाणु, धनावेशित, और ये आपका कौन सा था, ऋणावेशित। अब हमें ये जो आपका आयनिक बंध बन रहा है, इसके यदि हमें सहसंयोजी लक्षण के बारे में जानना है तो आपको किससे समझना पड़ेगा, ध्रुवण को समझना पड़ेगा। किसे समझना पड़ेगा, ध्रुवण को समझना पड़ेगा। तो हम वही समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये आपका क्या है, धनावेशित परमाणु है, ये आपका ऋणावेशित परमाणु है। अब क्या होगा, जो आपका ये वाला परमाणु, इसके पास भी क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके पास तो एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है, माइनस है। जैसे कि हम बात करें क्लोरीन में यदि ये उदासीन क्लोरीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 17। किंतु यदि इस पे माइनस आ गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है। तो इसी प्रकार इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जब ये उदासीन होगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अभी इस स्थिति में होंगे, बी माइनस में। ओके, अर्थात इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा होंगे। अब देखिए, ये क्या है, धनावेश है आपका, और ये क्या है, ऋणावेश है। तो ये धनावेश जो इस ऋणावेश को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, साथ ही साथ वह यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और जो आपका बंध बनता है उसमें क्या आ जाता है, सहसंयोजी लक्षण आ जाता है। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, ये आपका ए परमाणु जो कि है धनावेशित, और ये है आपका दूसरा परमाणु था ऋणावेशित। ओके, लेकिन जब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, तो जब ये इस ऋणावेशित परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ज्यादा है, और इस पे कैसा धनावेशित चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास इलेक्ट्रॉन, उसको अपनी अंदर सम्मिलित कर लेगा। अर्थात इस स्थिति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी उसकी। ये देखिए, यहाँ जो आपका बंध बन रहा है उसमें सहसंयोजी लक्षण आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, ऋणावेशित है। किंतु जैसे ही ये इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन थे वो जाकर इस जो परमाणु थे उनमें क्या हो गए, विरूपित हो गए। क्या हो गए, उनमें जाके समा गए, इस प्रकार से बोल सकते हो, और आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार से निर्मित हो गई। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। देखिए, जब भी आयनिक बंध बनता है तो आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है। किंतु सहसंयोजी लक्षण में क्या क्या होता है कि आपका दोनों एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाते हैं। इस स्थिति में देखिए कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। यदि हम बात करें H2O की, तो यदि आप उसको यदि ध्यान से देखते हैं, चलिए हम बात करते हैं H2 की, तो उसमें H2 के जो परमाणु रहते हैं HH, वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं, और यहाँ अपना ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रखता है, यह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रहता है, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, सहसंयोजी आबंध बन जाता है और सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ भी देखिए, पहले कौन सा बना था, या आयनिक बंध बना था, किंतु यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा थी, तो ये इलेक्ट्रॉनों को इस धनावेश ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया और अपने अंदर क्या कर लिया, समाहित कर लिया। आप इस प्रकार से
समझ सकते हैं। और जो आपका दूसरा परमाणु था वो इस धनावेश में क्या कर दिया, समा गया, धनावेश समा गया। और यदि एक परमाणु दूसरे परमाणु के भीतर प्रवेश कर जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम समझ गए कि किस प्रकार आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न होता है। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ध्रुवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुवण कहा जाता है। और ये जो आपका ऋणायन था, ये ऋणायन इसकी ओर आकर्षित हुआ, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन थे उनको इस धनावेश ने अपनी ओर खींचा। ओके, तो इस ऋणायन का यह गुण क्या कहलाता है, ध्रुवणता कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवणता कहलाता है। इस ऋणायन का यह गुण क्या कहलाता है, ध्रुवणता कहलाता है। और धनायन की ऐसी करने की प्रवृत्ति जो भी होती है उसे क्या बोलते हैं, ध्रुवण प्रवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण प्रवृत्ति कहते हैं। ओके, तो इस वीडियो में जो हमने अभी तक क्या सीख लिया कि आयनिक आबंध में सहसंयोजी लक्षण किस प्रकार उत्पन्न होता है। अर्थात इस ध्रुवण के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, आपका सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न होता है किसी भी आयनिक आबंध में। देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां जो धनावेश है वो क्या कर रहा है, जो आपका ऋणायन था उसे विरूपित कर रहा है। विरूपित करने का अर्थ है तोड़ रहा है। देखिए यहाँ विरूपित करने का अर्थ है कि अपने अंदर समा रहा है। इस जो आपका ऋणायन है ये वाला, उसे इस धनायन ने क्या कर लिया, अपने अंदर समा लिया। तो इस धनायन द्वारा इस ऋणायन को अपने अंदर ऐसे समाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। अब जब ये धनायन इस ऋणायन को विरूपित कर सकता है अपने अंदर, अर्थात इस प्रकार से कर सकता है, तो आपके जो दिमाग में यह भी आया होगा कि ये जो ऋणायन है वो भी इस धनायन को इस अवस्था में ला सकता है, अर्थात कुछ इस प्रकार से बन सकता है। ये हो गया आपका ऋणायन और ये हो गया आपका धनायन। ये हो गया आपका क्या, धनायन। हम ऐसा मान सकते हैं। तो इस ऋणायन ने इस धनायन को क्या कर लिया, विरूपित कर लिया। और ऐसा बिल्कुल होता है, किंतु यह बहुत ही नगण्य मात्रा में होता है। नगण्य अर्थात ना के बराबर, बिल्कुल शून्य बोल सकते हैं आप। बहुत ही ना के बराबर होता है, इसलिए हम इसका अध्ययन नहीं करते, केवल इसी का अध्ययन करते हैं। ये भी होता है कि ऋणायन धनायन को विरूपित करता है, किंतु यह नगण्य के बराबर होता है, इसलिए हम केवल इस भाग का अध्ययन करते हैं। अब इस ध्रुवण की प्रक्रिया के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो गया, सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न हो गया। अब जब सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न हो गया तो आप सभी जानते हैं कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो जल में कैसे होते हैं, मिलते नहीं है, बिल्कुल। अब और जो आयनिक यौगिक होते हैं जिनके मध्य आयनिक बंध बनता है वो जल में मिलते हैं, अर्थात विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अब ये जो आबंध था इसमें आयनिक लक्षण भी है और आपका सहसंयोजी लक्षण भी है। तो जो इस प्रकार के जो यौगिक बनेंगे ध्रुवण के पश्चात वो कैसे होंगे, जल में बहुत कम मिलेंगे। जल में क्या मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। जल में बहुत ही कम क्या होंगे, विलेय होंगे, क्योंकि इनमें आयनिक बंध भी है और इसमें सहसंयोजी लक्षण भी है। तो इस प्रकार के जो ध्रुवण के पश्चात जो यौगिक बनेंगे वो जल में बहुत कम विलेय होंगे। ओके, इनका जो गलनांक है, क्वथनांक होगा वो भी कैसा होगा, निम्न होगा। निम्न नहीं होगा, निम्न से थोड़ा ज्यादा किंतु उच्च से भी कम, क्योंकि जो आपका आयनिक बंध होता है उसका जो गलनांक क्वथनांक उच्च रहता है तो इनका भी गलनांक क्वथनांक उच्च होना चाहिए। किंतु सहसंयोजी जो लक्षण जिनमें होता है उनका जो गलनांक क्वथनांक बहुत ही निम्न होता है सहसंयोजी यौगिकों का। अब इसमें आयनिक लक्षण भी है, सहसंयोजी लक्षण भी है, तो इनका गलनांक क्वथनांक उतना भी कम नहीं होगा जितना कि सहसंयोजी बंध का होता है और उतना भी ज्यादा नहीं होगा जितना कि आयनिक आबंध का ज्यादा होता है। ये दोनों के बीच में होगा इनका गलनांक एवं क्वथनांक। ओके, अब देखिए, अर्थात यहां से हमें एक बात समझ आती है कि जो ध्रुवण है वो किन दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, आपकी ध्रुवण प्रकृति पर, जो भी आपकी ध्रुवण प्रकृति होती है धनायन की, धनायन की ध्रुवण प्रकृति पर निर्भर करता है आपका ध्रुवण। और दूसरा करता है ऋणायन की ध्रुवणता पर। ऋणायन की किस पे निर्भर करता है, ध्रुवणता पर निर्भर करता है आपका क्या, ध्रुवण।
और इसी ध्रुवण को समझाने के लिए आपके फजान नामक वैज्ञानिक ने कुछ नियम दिए। उन नियम को क्या कहा जाता है? फजान नियम कहा जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपका फजान नियम। तो फजान एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने किसी जब आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न होता है या जिसे हम ध्रुवण भी कहते हैं, उसे समझाने के लिए इन्होंने कुछ अपने नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे फजान नियम कहा जाता है। तो फजान का पहला नियम यह था कि ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा, आपके ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा, आपकी ऋणायन की ध्रुवणता भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। जो आपकी ऋणायन की ध्रुवणता होगी वो भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। देखिए, ऋणायन की ध्रुवणता का क्या अर्थ है कि जो आपका धनायन है, इस ऋणायन ने इस ऋणायन ने इसको विरूपित कर लिया, मतलब इस धनायन ने इस ऋणायन को क्या कर लिया? विरूपित कर लिया, अर्थात अपने अंदर समा लिया। तो ऋणायन का ये जो लक्षण है उसे क्या बोलते हैं? ऋणायन की ध्रुवणता। अब यदि ऋणायन का आकार ज्यादा है, अर्थात क्या होगा? ऋणायन का आकार ज्यादा है, मान लो ये आपका एक ऋणायन है, ये आपका दूसरा ऋणायन है। ऋणायन का आकार ज्यादा, इसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी कैसे होंगे? ज्यादा होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। अब यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये जो धनायन है इसे अपनी ओर, जो इसे भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, साथ ही साथ इसके पास कैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इन इलेक्ट्रॉनों को भी ज्यादा आकर्षित करेगा, और यदि ज्यादा आकर्षित करेगा तो इसे ज्यादा ही जल्दी से क्या कर लेगा? अपने अंदर ऐसा समा लेगा, और जितने जल्दी उसे वो विरूपित कर लेगा, जितने जल्दी वो उसका विरूपण कर लेगा, तो ऋणायन की ध्रुवणता भी क्या हो जाएगी? उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो ऋणायन का आकार जितना अधिक होता है, ऋणायन की ध्रुवणता उतनी ही अधिक होती है। दूसरा क्या था कि देखिए, यहाँ ऋणायन का आकार कैसा था? ज्यादा था, तो आपकी ऋणायन की ध्रुवणता कैसी थी? अधिक थी। तो यहाँ दूसरा क्या होगा? इन्होंने विपरीत तरीके से दे दिया कि धनायन का आकार जितना कम, धनायन का आकार कम, तो आपकी धनायन की ध्रुवणता भी अधिक होगी। धनायन की ध्रुवणता उतनी ही अधिक होगी। धनायन की जो ध्रुवणता है उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। धनायन की ध्रुवणता का क्या अर्थ है कि ये धनायन इस ऋणायन को के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। अब यदि ये धनायन आपका जितना ज्यादा होगा, मतलब धनायन का आकार जितना क्या होगा? कम होगा, ये जो है आपका, इसे क्या करेगा? उतना ही जल्दी क्या करेगा? आकर्षित करेगा और उसे अपने अंदर समा लेगा। या आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, हालांकि इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा था। इसे आप इस प्रकार से याद रखते, देखिए, यदि ऋणायन का आकार ज्यादा है तो ऋणायन की ध्रुवणता उतनी अधिक होगी। हमें इसका क्या कर देना है? बस उल्टा कर देना है कि धनायन का आकार जितना कम, ऋणायन की ध्रुवणता भी उतनी ही जो क्या होगी? कम होगी, और धनायन की ध्रुवणता क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। हालांकि उन्होंने प्रैक्टिकल के तौर पे समझाया था, मैं मतलब कि उन्होंने इसके लिए लैब में एक प्रयोग किया था, तो उनका ये नियम है। और हमेशा याद रखना, जब भी आप एक नियम को पढ़ते हैं तो आप यह नहीं बोल सकते कि इसका कारण क्या है, क्योंकि वो जो नियम होते हैं, जो आपके नियम होते हैं वो प्रयोगों पर आधारित होते हैं, और यदि आपको उन्हें समझना है तो आपको प्रयोग करके देखना होगा। किंतु जो सिद्धांत होते हैं उन्हें आप 2D सिस्टम में समझ सकते हैं, लेकिन जो नियम होते हैं उनको समझने के लिए आपको 3D सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा। हालांकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं 2D सिस्टम में, जैसे कि हम बात कर ले गति के नियम, ऐसे बहुत सारे नियम है जिसे आप 2D सिस्टम में, 2D सिस्टम का अर्थ है स्कॉपी पर समझ सकते हैं। किंतु जो स्पेसिफिक नियम होते हैं जैसे कि फजान नियम, इन्हें आपको समझने के लिए 3D सहारा लेना पड़ता है, प्रयोगों को करना ही रहता है। तो इनका जो सेकंड नियम था वो यही था कि धनायन का आकार जितना कम होगा, धनायन की ध्रुवणता उतनी ही अधिक होगी। और तीसरा ये था इनका कि आपके ऋणायन या धनायन पर आवेश जितना आवेश ज्यादा होगा, जो आपकी ध्रुवणता होगी, जो आपकी ये जो ध्रुवण की जो प्रक्रिया होगी वो भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी, वो भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। ऋणायन या धनायन पर आवेश जितना ज्यादा होगा, ध्रुवण प्रक्रिया उतनी ज्यादा होगी। इसे आप समझ भी सकते हैं, यदि आपका जो आपका धनायन है इस पे यदि बहुत अधिक मात्रा में क्या है? धनायन है,
और जो आपका दूसरा है इधर, और इस पे बहुत अधिक मात्रा में क्या है, ऋणायन है, तो इसके पास धनायन ज्यादा है, इसके पास ऋणायन ज्यादा, अर्थात जो इसका ऋणावेश है वो कैसा है, ज्यादा है। तो इसका धनायन ज्यादा होने के कारण इस ऋणावेश को और भी तेजी से आकर्षित करेगा और ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, विरूपित हो जाएगा, और ये जो ध्रुवण प्रक्रिया होगी वो भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ओके। और चौथा इन्होंने जो नियम दिया वो है आपका इलेक्ट्रॉन का या परमाणु का आभासी अक्रिय विन्यास। क्या? आभासी अक्रिय विन्यास। यदि आपके परमाणु का आभासी अक्रिय विन्यास है तो उसकी ध्रुवण क्षमता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। क्या होगी? ध्रुवण क्षमता भी उतनी ही क्या होगी, आपकी अधिक होगी। देखिए, आभासी अक्रिय विन्यास होने का अर्थ यह होता है कि यदि आपके परमाणु के बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन है, यदि आपके परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे क्या बोलते हैं, आभासी अक्रिय विन्यास कहते हैं। और जिस भी परमाणु का आभासी अक्रिय विन्यास होता है उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। हमेशा याद रखना, ध्रुवण क्षमता का अर्थ होता है कि आपके आयनिक आबंध में कितना सहसंयोजी लक्षण है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि ऋणायन का आकार जितना ज्यादा, ऋणायन की ध्रुवणता उतनी अधिक होगी, अर्थात ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा आपके आयनिक बंध में जो सहसंयोजी लक्षण होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, धनायन का आकार जितना कम होता है धनायन की ध्रुवणता उतनी अधिक होती है। इसका अर्थ क्या समझते हैं आप, कि यदि धनायन का आकार कम होता है अर्थात छोटा होता है आपका धनायन, तो यदि वो धनायन आयनिक बंध बनाएगा तो उसमें सहसंयोजी लक्षण उतना ही ज्यादा होगा। आपके किसी भी ऋणायन या धनायन पर आवेश ज्यादा है, इसका मतलब उसकी ध्रुवणता ज्यादा है। ध्रुवणता ज्यादा होने का अर्थ क्या होता है कि जो आपका आयनिक बंध बना है ऋणायन और धनायन के मध्य, उसमें सहसंयोजी लक्षण कैसा उत्पन्न हुआ है, ज्यादा हुआ है। और यदि आपका परमाणु का आभासी अक्रिय विन्यास अर्थात बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन का होना ही आभासी अक्रिय विन्यास कहलाता है। और यदि आपका आभासी अक्रिय विन्यास है तो उस परमाणु की जो यदि वह आयनिक बंध बनाएगा तो उसकी सहसंयोजी क्षमता, जो उसका सहसंयोजी लक्षण कैसा होगा, उसमें ज्यादा होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या बात की, आज के इस वीडियो में हमने बात की कि आयनिक जब आबंध बनता है तो उनमें सहसंयोजी लक्षण किस प्रकार उत्पन्न होता है, वह क्यों उत्पन्न होता है, और इसे समझाने के लिए फरजान नामक वैज्ञानिक ने कुछ नियम दिए थे, हमने उनका अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।